नमस्कार, मैं सचिन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके सम्मुख में संविधान की कक्षा लेके प्रस्तुत हुआ हूं बड़े सारगर्भिक और बड़े विस्तार में। और लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें संविधान से सीखा था, बेसिक हमने सीखा था और आज वहीं से हम कहानी को आगे लेके चलेंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ी बहुत क्लियरिटी को लेकर दिक्कत आ रही है तो अभी कुछ दिन आप मैनेज करें और उसके बाद फिर देखते हैं जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी वैसे वैसे सारी चीजें सुधरेंगी। उसमें कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकताएं नहीं है। और मेरा उद्देश्य है कि उन सभी लोगों को है ना संविधान सिखाया जाए या सब्जेक्ट सिखाया जाए, ताकि आप जानते हैं कि आज के समय में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और शिक्षा जब सस्ती होगी तभी सब तक पहुंच पाएगी। तो उद्देश्य ये है कि हर एक व्यक्ति शिक्षित हो और जितना भी हमने सीखा है अपने गुरुजनों से वो सारी चीजें मैं सोच रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके पास पहुंचा दिया जाए। तो बस आपका एक ही काम है कि आप तन्मयता से चीजों को सुने और कोई दिक्कत भी होती है तो थोड़ा उसे संभालें, है ना। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा में हमें क्या पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में हमने बेसिक बातें किया था कि संविधान को हमें कैसे व्याख्यात करना है, राज्य व्यवस्था को कैसे परिभाषित करना है, संविधानवाद क्या होता है। तो मैंने बेसिक फंडामेंटल आपको बताया था कि भाग क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, क्लोज क्या होते हैं, सब क्लोज क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा। आज हम बात करेंगे संविधान के बारे में। संविधान का मतलब कि अगर कोई आपसे पूछे कि संविधान के बारे में कभी आपको कुछ बताना पड़ जाए, जैसे कहीं आप मान लीजिए अभी आपने देखा कुछ दिन पहले 26 नवंबर बीता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे गया है, तो ऐसा कोई खास दिवस हो, चाहे आने वाले फ्यूचर में 26 जनवरी आने वाला है, तो मतलब 1-2 महीने के बाद अगर किसी विशेष ओकेशन पे आपको अपने संविधान के बारे में कुछ बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में, इसमें हम बात करेंगे संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान में हम बात करेंगे संविधान का, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा परिचय, संविधान का परिचय। ठीक है ना। तो अगर हमें संविधान के बारे में बताना हो तो हम कैसे संविधान के बारे में बताएंगे। उम्मीद करता हूं क्लियर दिख रहा होगा। तो संविधान के परिचय में हम क्या कहेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या बताएंगे। तो सबसे पहले अगर संविधान को हमें समझना है तो संविधान को व्यवहारिक करते हैं। ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, ऐसा हमारे संविधान में कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन हम व्यवहार में संविधान को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अपनी सुविधा के लिए अलग अलग खंडों में बांट के पढ़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले संविधान को बांटते हैं, है ना। संविधान के परिचय में हम संविधान को 3 भागों में बांटेंगे, 3 भागों। एक सबसे पहले हम संविधान का दर्शन लेके चलेंगे, संविधान का दर्शन, ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा भाग रहेगा। दूसरा सरकार का गठन, और तीसरे में हम अन्य को रख लेंगे या विविध को रख लेंगे। ठीक है ना, विविध को रख लेंगे। क्लियर दिख रहा है ना। तो अगर हमें संविधान के बारे में बताना है तो हम कैसे संविधान के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम किसी को अगर संविधान के बारे में बताना है तो 3 आयाम हम लेके चलेंगे। सबसे पहले संविधान का दर्शन और सरकार का गठन, और उसके बाद अन्य चीजों को हम संविधान में रखते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि संविधान का दर्शन क्या है। सबसे पहले समझते हैं दर्शन का मतलब। दर्शन का मतलब दृष्टिकोण होता है। दर्शन का मतलब दृष्टिकोण होता है, अर्थात हमारा नजरिया क्या है। तात्पर्य, जैसे आप सुनते हैं कि गांव में लोग, कोई मेहमान आ जाता है तो क्या कहते हैं, अहो भाग हमारे, दर्शन हुए तुम्हारे, यानी बहुत भाग्य से आपके दर्शन हुए। तो उनके प्रति अब क्या नजरिया रख रहे हैं। तो दर्शन का मतलब है देखना। आप किसी भी चीज को कैसे देख रहे हैं। तो जब हमारा संविधान बना तो सोचिए कि क्यों संविधान की हमें आवश्यकता पड़ी भाई। तो संविधान आधुनिक परिकल्पना है और बिना संविधान के कोई भी देश आज के समय में शासन को नहीं चला पाएगा। और शासन को संचालित करना है तो हमें संविधान की आवश्यकता है, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, वो नेपाल ही क्यों ना हो, संविधान चाहिए। तो संविधान का दर्शन क्या है उसके बारे में। तो दर्शन का मतलब दृष्टि। जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं के
पास एक चुनौती था कि हम इस संविधान के माध्यम से फ्यूचर इंडिया कैसे देख रहे हैं, वर्तमान का भारत कैसे देख रहे हैं। अगर हम संविधान बना रहे हैं तो फ्यूचर इंडिया कैसा होगा, वर्तमान का भारत कैसा होगा, और अगर संविधान में क्या प्रावधानों को हम डालें जिससे हम फ्यूचर इंडिया की कल्पना करें और कैसा भारत हम बनाना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर संविधान मेकरों से, संविधान निर्माताओं से क्वेश्चन पूछेंगे आप कैसे भारत की कल्पना करते हैं, तो वो क्या बताएंगे या हम क्या बताएंगे, एक ऐसा भारत जो स्वतंत्र हो, संप्रभु हो, जिसमें लोकतांत्रिक सरकार हो, जहां पे जनता की सर्वोच्चता हो। और इसी भारत की कल्पना कर रहे थे हमारे संविधान के निर्माता, अर्थात आप कहेंगे कि संविधान के दर्शन में उन आदर्शों को शामिल किया गया है जिससे फ्यूचर इंडिया, वर्तमान के भारत की परिकल्पना की जा सकती है। और क्या है संविधान के आदर्श, तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, लोकतंत्र, ये सारी की सारी बातें हैं। अर्थात ये भारत का क्या है, दर्शन। अर्थात हमारे संविधान निर्माता एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जिसमें व्यक्ति को न्याय मिल सके, व्यक्ति को समानता मिल सके, देश हमारा स्वतंत्र हो, देश हमारा संप्रभु हो, एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे। और इन सभी को एक जगह इन्होंने रखा और इसे ही प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। तो संविधान का दर्शन कहां पे पाया जाता है, तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि भारत की प्रस्तावना, सॉरी, संविधान की प्रस्तावना। तो दर्शन में पहला पॉइंट क्या आएगा, प्रियम्बल आएगा, प्रस्तावना आएगा। इसके अलावा आप सब जानते हैं, प्रियम्बल को बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एक अमुख भाग है हमारे संविधान का। और हम बात करेंगे कि कैसे, है ना, प्रियम्बल के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या शब्द है, उन शब्दों का मतलब क्या होता है और कैसे ये हमारे फ्यूचर इंडिया को निर्धारित करेगा। ऐसे क्या शब्द हमारे प्रियम्बल में डाले गए हैं जो फ्यूचर के, है ना, फ्यूचर इंडिया के बारे में हमें बताता है। तो फिर प्रस्तावना हो गया। इसके अलावा दर्शन में और क्या आएगा, तो आप जानते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, और क्या दर्शन में आएगा, तो राज्य की नीति निदेशकता, राज्य के नीति निदेशक तत्व, और क्या आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। तो आपसे पूछे कि संविधान के दर्शन में क्या क्या शामिल है, और दर्शन बहुत बड़ा भाग है ना, संविधान का लगभग 33% है ना हमारे भारतीय संविधान का दर्शन है। तो संविधान के दर्शन में प्रस्तावना है, और जो हमें बताता है ये वो चीजें हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि फ्यूचर इंडिया कैसा होगा। ठीक, फ्यूचर इंडिया कैसा होगा, तो हम प्रस्तावना को बड़े सारगर्भिक अंदाज में, बड़े डिटेल में बात करें। इसके बाद मौलिक अधिकार है, इसके बाद राज्य के नीति निदेशक तत्व है, डीपीएसपी है, इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य है, और इन चारों में संविधान का दर्शन पाया जाता है। लेकिन अगर सोचिए जरा कि आपको एग्जाम में इन चारों में से एक को टिक करना हो, तो आप नो डाउट किस पे जाएंगे, प्रियम्बल पे जाएंगे, कि प्रियम्बल में भारतीय संविधान का क्या है, दर्शन है। तो बड़ा भाग है ना संविधान का दर्शन, जिसमें हम इन चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप जानते हैं सरकार का गठन, ये भारतीय संविधान का लगभग 50% सबसे बड़ा भाग है, 50% कवर करता। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सरकार क्या है ना, तो इसके लिए एक पेज लेते हैं, सरकार क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि सरकार किसे कहते हैं। सरकार, तो मैं लिखता हूं, एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी संस्था है जो शासन का जो शासन का क्या करते हैं,
संचालन करती है। यानी आप कहेंगे कि किसी भी देश में शासन का संचालन करने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? सरकार कहा जाता है। ऐसे नहीं है तो हम कहेंगे कि सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो कंटिन्यू करते हैं। हम कहेंगे कि सरकार क्या है? तो सरकार एक ऐसी संस्था है जो शासन का संचालन करती है, या किसी भी देश में शासन के संचालन करने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। जैसे केंद्र में मोदी सरकार है, तो व्यवहार में हम क्या कहते हैं? केंद्र में शासन का संचालन कौन करे? केंद्र सरकार। और आज केंद्र में कौन शासन चला रहा है? तो मोदी सरकार, तो इसलिए मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में आप सब जानते हैं कि योगी सरकार है, इसलिए योगी सरकार कहते हैं। तो सरकार क्या है? सरकार एक ऐसी संस्था है जो शासन का क्या करेगी? संचालन करेगी। अब देखते हैं इसे अलग अलग चीजों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से इसे परिभाषित किया जाता है, लेकिन हमारा संविधान जिस बिंदु को समझता है वो सरकार जो शासन का संचालन करती है, इसे हम केंद्र में रखेंगे। अब सरकार अकेले शासन का संचालन करेगी नहीं, सरकार के अपने क्या होंगे? अंग होंगे, और सरकार के 3 अंग। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग। अच्छा भी बना लेंगे। सरकार के 3 अंग हैं। एक आप जानते हैं विधायिका, एक आप जानते हैं कार्यपालिका, और एक आप जानते हैं न्याय। ठीक है ना? कार्यपालिका, न्यायपालिका। देखिए विधायिका का काम होता है कानून बनाना, ठीक। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, ठीक। और न्यायपालिका का काम होता है जस्टिस, न्याय। क्या देखते? न्याय देना। समझते हैं क्या चीजें? क्लियर दिख रहा है? विधायिका का काम है कानून बनाना। तो अब आप जानते हैं कि सरकार का वो अंग जो कानून का निर्माण करता है उसे हम विधायिका। किसी भी देश में ऐसे आप डिफेंड करें, किसी भी देश में कानून बनाने की संस्था को विधायिका कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि विधायिका और संसद में क्या? तो अब क्या कहेंगे कि किसी भी देश में कानून बनाने की संस्था को विधायिका कहते हैं, और विधायिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और भारत में विधायिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ब्रिटेन में भी विधायिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, विधायिका को ही क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है ना? व्यवहार आप कहेंगे कि कानून बनाने की संस्था को हम विधायिका कह रहे हैं, और विधायिका को जिस नाम से भारत में जाना जाता है उसे संसद कहते हैं। ब्रिटेन में जिस नाम से जाना जाता है उसे संसद कहते हैं। आप जानते हैं अमेरिका में विधायिका को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस के नाम से, ठीक। तो विधायिका क्या है? ऐसी सरकार की एक ऐसी संस्था जिसका काम होता है कानून का निर्माण करना, मेकिंग ऑफ लॉ, कानून का क्या करना? निर्माण करना, ठीक। और विधायिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में विधायिका को हम संसद कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं कार्यपालिका में, है ना? तो विधायिका क्या करेगी? कानून बनाएगी। कार्यपालिका का काम है कानून को क्या करना? लागू करना। कार्यपालिका का काम है कानून को क्या करना? लागू करना। अब देखिए कानून को लागू, ठीक है। अब आप जानते हैं कि कार्यपालिका 2 प्रकार की, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। एक अस्थायी होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। इस अस्थायी कार्यपालिका को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहेंगे।
इसे प्रशासनिक कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं। और आप जानते हैं कि जो अस्थायी कार्यपालिका है, दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है, जो अस्थायी कार्यपालिका है इसे राजनैतिक कार्यपालिका के नाम से, ठीक। प्रशासनिक का मतलब यहां पे केवल प्रशासनिक अधिकारियों से इसका मतलब मत समझिएगा, यहां पे प्रशासनिक का मतलब जितने भी नौकरशाही हैं, है ना, यहां पे एक और शब्द लिख लीजिएगा, प्रशासनिक का मतलब नौकरशाही, ठीक है, नौकरशाही, जितने भी सरकार के हैं। और ये मंत्री परिषद, किससे आप कर लीजिए, मंत्री परिषद को कर लीजिए, ठीक, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में भी अंतर है, समय के साथ सारी चीजें पता होगी। तो कार्यपालिका सरकार का एक ऐसा अंग है जो सरकार के, जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है। क्या करता है? कानूनों को लागू कराने का। इसके दो अंग हैं, एक प्रशासनिक कार्यपालिका, एक राजनीतिक कार्यपालिका। प्रशासनिक को ही अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, राजनीतिक को अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। प्रशासनिक का उदाहरण हमने नौकरशाही से दिया और राजनीतिक का उदाहरण हमने मंत्री परिषद। अब सोचिए, आप जानते हैं कि अस्थायी कार्यपालिका का मतलब है ना, अस्थायी कार्यपालिका का मतलब है समय के साथ ये परिवर्तित नहीं होगा। अर्थात आप जानते हैं कि एक बार अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी में आ जाता है तो 5 साल तो उसे बदलने की संभावना नहीं होती। क्या मतलब है? तो जरा ध्यान से सुनिए। अब देखते हैं कि अस्थायी कार्यपालिका में, है ना, मंत्री परिषद आते हैं। तो अभी आपने देखा कोविड का दौर चल रहा है, तो कोविड के दौर में आप देखें कि कोविड के दौर में मंत्री जी भी अस्पताल के दौरे कर रहे थे। जो स्वास्थ्य मंत्री है, मंत्री जी भी अस्पताल के दौरे करते हैं। उनके अधीन जितने लोग कार्य करे वो अस्पताल के दौरे कर देख रहे थे कि भाई वैक्सीनेशन ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन में पानी भर के लगा दिया गया। रेमडेसिविर को लेकर देख रहे थे, मारामारी चले, अस्पताल का दौरा कर रहे थे। अब दौरा करते करते मंत्री जी को दौरा पड़ जाएगा। क्यों पड़ गया दौरा? क्योंकि अब सब जानते कि देख रहे क्या घटिया सिस्टम डेवलप करके रखा है भारत में, और अपने कोरोना काल में खूब अच्छे तरीके से देखा है। देश छुपा नहीं है कोई बात, और ऐसा नहीं कि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बातों को बता रहा हूं, सारा देश जानता है। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम चल गया, तो किसी से कोई बात छुपी नहीं है। आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में आपने स्थिति देखा, ऑक्सीजन के लिए लोग बेहाल है, एक रेमडेसिविर के लिए लोग बेहाल हैं, अस्पताल नहीं है, दुनिया भर की चीजें हैं और लाखों लोग बेहाल। इस चीज को देख के मंत्री जी सदमे में चले, मंत्री जी बेहोश। तो क्या खराब सिस्टम मैंने, क्या घटिया सिस्टम डेवलप करके रखा है भाई, कि जनता को कुछ ये है ना, न ऑक्सीजन है, न बेड है, न ढंग का अस्पताल है। और उसी अस्पताल का दौरा आप देखते हैं कि राज्य का डीएम भी करता है। और जब डीएम साहब जाते हैं दौरे पे तो बड़े लोगों को दौरा पड़ जाता है, डॉक्टरों को दौरा पड़ गया, भाई डीएम साहब अस्पताल में आ गए। तो डीएम भी क्या करता है? कानून को लागू कराने का काम कर रहा है। देख रहा है कि भाई जो कोरोना की वैक्सीन है वो सबको लग रही है कि नहीं लग रही, जो सरकार ने कोरोना की गाइडलाइन बनाए हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और वो मंत्री जी भी देखते हैं। तो दोनों क्या कर रहे हैं? कानून को लागू करा रहे हैं। मंत्री जी भी कानून को लागू करा रहे हैं और एक प्रशासनिक अधिकारी भी कानून को लागू करा रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है? हर 5 साल के बाद राजनीतिक कार्यपालिका बदल जाने की संभावना होती है। जैसे आप देखें कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार, उनके शासनकाल में, अखिलेश की सरकार में आपने देखा कि आदेशपाल, भूपाल, सुखपाल, दुनिया भर के लोग मंत्री परिषद में काम किए। और जैसे ही अगला चुनाव हुआ, योगी की सरकार आ गई उत्तर प्रदेश में। अब उनके जितने भी चंगू मंगू हैं वो सब कार्य कर रहे हैं। 5 साल के बाद बदलने की संभावना है, हो सकता है फिर 5 साल में कोई और आ जाए। लेकिन क्या अखिलेश की सरकार में जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो कांस्टेबल थे, जो डीएम थे, जो एसडीएम थे, वो योगी की सरकार में बदल गए? नहीं, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन 5 साल में इनके बदलने की संभावना नहीं होती। लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका हर 5 साल में बदलने की क्या होती है? संभावना होती है। ठीक है ना? तो इसका काम है कानून लागू कराना। और आप सब जानते हैं कि एक शिक्षा मंत्री भी कानून को लागू कराता है और एक स्कूल का प्रिंसिपल भी, प्रधानाचार्य भी कानून को लागू कराता है। दोनों कानून को लागू करते हैं। ठीक है ना? तो आप जानते हैं कि
कार्यपालिका के अंतर्गत दो प्रकार की कार्यपालिका के दो अंग हम कह सकते हैं। दो प्रकार से कार्यपालिका को हम बांटेंगे, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी। और कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। ठीक, अस्थायी कार्यपालिका किसे कहेंगे? जो हर चुनाव के बाद जिसकी बदलने की संभावना नहीं होती है। अस्थायी कार्यपालिका हर 5 वर्ष के बाद जब चुनाव होगा तो बदलेगी ही बदलेगी। अरे भाई, अगर काम नहीं करिएगा कैसे आप रहिएगा सरकार में? जनता मालिक है, मालिक है जनता, और आप क्या है? नौकर है। लेकिन जब जनता समझे तो मैं तो कहता हूं हर एक व्यक्ति को संविधान पढ़ना चाहिए, कम से कम उसे पता तो रहे कि हमारे राइट्स क्या है। ये ससुरा खींच खींच के फोटो खिंचवा रहे हैं जाके अपने नौकरों के साथ, तो कैसे भाई तुम समझ पाओगे? वो हमारे क्या है? वो पब्लिक सर्वेंट, और हमने उन्हें अपने सुरक्षा के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए उनको चुना है, तो उन्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो मोदी जी को आके जनता के सामने कहना पड़ेगा कि मेरी ही निष्ठा में क्या रहेगी? कभी रहेगी। किसान विधेयक वापस लेना पड़ेगा। तो ये बताता है कि भारत में लोकतंत्र है और जनता की सर्वोच्चता। और आप सब जानते हैं कि चुनाव आएगा तो अगर आपने ढंग से काम नहीं किया तो जनता बेवकूफ नहीं है, गद्दी क्या कर ली जाएगी? छीन ली जाएगी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। तो कार्यपालिका के दो। इसके बाद न्यायपालिका। आप सब जानते हैं कि न्यायपालिका का काम है न्याय देना। क्या करना? न्याय देना, यानी विवादों को निपटाना। जैसे आप देखिए कि भारत सरकार ने CAA ले आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम लेके आया, और नागरिकता संशोधन अधिनियम को इतना बड़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट किया गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल फेसबुक और ट्विटर से कुछ बुद्धिजीवी वहां से ज्ञान लेके और दुनिया भर का रायता फैलाते हैं सोशल मीडिया पे। पहले जान तो लो यार कि वो क्या है, तो थोड़ा किताबों के पन्ने तो पलट के देखो कि क्या है वास्तविकता। लोगों को गुमराह ना करो। और सरकार की भी कहीं ना कहीं गलती है, इस बारे में उसकी भी आलोचना करनी चाहिए। अगर आप कानून बना रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आके देश के सामने उस कानून के बारे में बताएं लोगों को। कानून बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको इंप्लीमेंट भी तो होना चाहिए, लागू भी तो होना चाहिए सही तरीके से। अब अभी आप देखें कि अग्निवीर को लेकर इतना बवाल मचा, क्यों? जागरूकता का। अगर आपने कानून बनाया ठीक है तो ट्रायल के तौर पे आप रख लेते कि भैया एक ऑप्शन यहां पे भी, एक ऑप्शन यहां पे भी। अगर सफल होता तो फिर यहां पे सभी लोग जाते। लेकिन जनता को, युवाओं को गुमराह किया गया और परिणाम क्या हुआ? देश चला। तो इंप्लीमेंट सही तरीके से नहीं होगा तो दिक्कत होगी, विवाद होगा। तो विधायिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका ने कानून को लागू किया। CAA, NRC, किसान विधेयक जो आया, किसान बिल लागू हुआ, लेकिन जनता ने विवाद किया। तो जब विवाद होगा तो कहां पे जाएगा? न्यायपालिका के पास। और न्यायपालिका का काम है विवादों का निपटारा करना, अर्थात न्याय देना। तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने दो बातें मैंने आपको बताई। पहली बात मैंने बताया कि हमें अगर संविधान को बताना है, संविधान को परिभाषित करना है, या संविधान के परिचय, इंट्रोडक्शन बताना, कैसे संविधान को हम डिफाइन करेंगे, या कोई पूछे कि क्या है आपका संविधान, तो कम से कम हमें तो संविधान के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम देश के नागरिक हैं तो हर एक व्यक्ति को संविधान के बारे में पता होना चाहिए। क्या है संविधान? तो बताएंगे कि संविधान को इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि संविधान का एक हिस्सा है जिसे दर्शन कहते हैं। और दर्शन का मतलब कि संविधान का वो हिस्सा जिसके माध्यम से, जिसके तहत संविधान निर्माताओं ने भविष्य के भारत का ख्वाब देखा था, सपना देखा था, और कैसा हमारा भारत होगा, तो स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणतंत्र होगा, जिसमें न्याय होगा, एकता होगा, समानता होगा, बंधुता होगा, अखंडता होगा, राष्ट्र की गरिमा होगी। ऐसा हम भारत चाहते हैं, ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन आज झोला छाप लोग आके और क्या बताएं, है ना, एक हम तो कहते हैं कि भैया इनके लिए भी एक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जाति को, धर्म को इसमें नहीं रखा संविधान में, लेकिन जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे उल्टी सीधी राजनीति की जाए। मुद्दे क्या है? अरे आपको चाहिए भी क्या? आपको तो मंदिर चाहिए था। एजुकेशन की बात ही कौन करता है? नौकरी की बात ही कौन करता है? सरकार तो चाह रही है, सरकार तो जानती है कि आपको क्या चाहिए, और वही तो आपको मिल रहा है। तो किस बात की नाराजगी है? खैर वो मुद्दा नहीं है भैया, सोशल मीडिया है, बहुत ज्यादा बोलेंगे नहीं, है ना, नहीं तो पता चले
देशद्रोही करार देके सब सूली पे टंगवा देंगे। अभी हम जानते हैं कवारे आदमी है, शादी विवाह भी नहीं हुआ, तो हम थोड़ा है ना कंट्रोल इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। ठीक, आते हैं यहाँ पे दूसरा मैंने कहा कि इसमें संविधान के दर्शन में प्रेम्बल है, सारी चीजें प्रेम्बल में है, विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है ना, और ऐसा देश हम बनाना चाहते थे जिसमें हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार दिया गया हो। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तो अर्थात एक ऐसा भारत की हम कल्पना कर रहे थे जिसमें राज्य के भी अपने कुछ कर्तव्य होते हैं, और केवल राज्य के ही क्यों, हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं, प्रत्येक नागरिक के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। ऐसा देश बनाना चाहते हैं और इसीलिए इन सभी को किसमें शामिल किया गया, और इसमें सबसे सटीक चिड़िया की आंख क्या है। अब हमारा क्या मत है वो नहीं देना है वहां पे, एग्जाम में एक आपको गोला काला करना है। ऐसा नहीं कि 4 गोले मिले तो 5वां उधर से बना के उधर गुजिया दिया, ऐसा नहीं, एक गोला काला कर, 5 को नहीं गोलियां नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कोई नहीं हम ये नहीं मानेंगे, हमारा तो यही है, हमारे अनुसार वो तुम्हारा नहीं चलेगा, एक आपको आंसर। ठीक, दूसरा मैंने कहा कि सरकार क्या है, सरकार किसे कहेंगे सरकार। अब गांव में देखते हो एक भूमिहीन और भूपति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, सरकार माई बाप, क्या वो है सरकार। या कुछ दूर बाद जाते हो चुनाव में जोर जोर से नारे लग रहे, अब के बार फलाने की सरकार, और फिर कुछ देर आगे जाते हो तो फिर से है ना नेता जुलूस निकाले कि बहुत हुआ डीजल पेट्रोल और जाति धर्म की मारा मारी, अब की बार फला सरकार। और फिर कुछ दूर आगे जाते हो तो सिर्फ शायरी चल रहा है, मुशायरा चल रहा है, और एक दिल फेंक सस्ता आशिक एक शायरी बोल रहा है कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं और अब तो बर्बादी के आसार नजर आते हैं। तो कौन है सरकार? तो सरकार का मतलब यहां पे है कि एक ऐसी संस्था जो शासन का संचालन करती है। किसी भी देश में शासन का संचालन करने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। और सरकार के पर्टिकुलर कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। एक विधायिका जिसका काम है कानून बनाना, एक कार्यपालिका जिसका काम है कानून को लागू कराना, और एक है न्यायपालिका जिसका काम क्या है, न्याय देना। ठीक, न्याय देना। इसके बाद मैंने आपको बताया कि विधायिका का काम है कानून बनाना, और आप सब जानते हैं कि विधायिका और संसद में क्या अंतर है। तो मैंने बताया कि प्रत्येक देश में कानून बनाने की संस्था को विधायिका कहते हैं, और भारत में विधायिका को किसके नाम से जानते हैं? संसद के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन में विधायिका को संसद के नाम से जानते हैं। अमेरिका में विधायिका को कांग्रेस के नाम से जानते हैं। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रशासनिक कार्यपालिका, एक राजनीतिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, क्योंकि चुनाव के साथ इसके बदल जाने का चांस नहीं होता है, सामान्यतः नहीं बदलेगा। कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोई गलत काम करता है तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, लेकिन ये नहीं बदलेगा। लेकिन ये चुनाव के साथ बदलने का चांस होता है। सामान्यतः चुनाव के बाद ये क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसलिए इसे अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इसमें मैंने कहा कि जितने भी मंत्रीगण हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक, वो चाहे दीदी हो या मोदी जी हो या योगी जी हो या कोई भी हो। और इसके बाद ये न्यायपालिका जिसका काम क्या है, न्याय देना। ठीक है ना। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, संविधान का व्याख्या। ठीक, क्लियर है। अब जब हम अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम भारत में सरकार का गठन पढ़ेंगे कि भारत में कैसे सरकार और किस प्रकार से भारत का शासन चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे भाई। आप इसको देखिए, और कोई अगर दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप बताइए, है ना, कमेंट करिए। इसके बाद इसे शेयर करिए, और ताकि उन लोगों के पास पहुंचे जिनके पास सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं का अभाव है, और जो लाखों है ना रुपए खर्च करे एजुकेशन के नाम पे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और थोड़ा मतलब रेगुलर हो नहीं पा रहे, लेकिन जैसे ही है ना और कुछ लोग जुड़ जाते हैं और जैसे लाइव वाला सिस्टम खुल जाएगा वैसे रेगुलर आपके साथ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। अगली कक्षा में आपसे मिलते हैं।